हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ए फ्लावर, एक पुष्प का नर प्रजनन तंत्र हम पढ़ने वाले हैं। आपने पुष्प की संरचना पढ़ी होगी। अगर पुष्प की संरचना आपने नहीं पढ़ी है तो मैंने इसका एक वीडियो बना रखा है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप पुष्प की संरचना को समझें, इसके बाद आपको ये जो वीडियो है इसमें जो हम भाग पढ़ने वाले हैं इसके वो बहुत आसान लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे इस वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक नर जनन तंत्र क्या होता है, किसका बना होता है और वो नर जनन तंत्र के कौन कौन से भाग क्या बना रहे हैं, कौन सी संरचनाएं बना रहे हैं, उनके क्या नाम है, उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चों के कुछ ऐसे कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि ये पुमंग क्या है, पुंकेसर क्या है, ये लघु बीजाणु पर्ण क्या है, ये लघु बीजाणु धानी क्या है। इन सबको, इन सारे कन्फ्यूजन्स को आज के इस वीडियो में हम दूर करने वाले हैं आप सबके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना किसका है। तो एक पुष्प का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो नर जनन तंत्र होता है, वो बना होता है पुमंग का। किसका बना होता है? पुमंग का बना होता है। पुमंग को हम इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोशियम। पुमंग को इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोशियम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसका बना है? पुमंग या एंड्रोशियम का बना होता है। और इस पुमंग की जो एक इकाई होती है, उसका जो एक पार्ट होता है, अकेला पार्ट जो सिंगल जो होगा, उसे हम पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर, या इंग्लिश में से स्टेमन कहते हैं, पुंकेसर या स्टेमन कहते हैं। अब आपको इन दो में जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। पहली बात, एक पुष्प में जितने भी ये पुंकेसर लगे हुए हैं, मान लीजिए किसी में 9 या 10 या 2 या 5 जो भी लगे या बहुत सारे लगे हुए हैं, उनको आप एक रूप में कहोगे तो वो कहोगे पुमंग। और उसका केवल एक, उसमें से आप एक तोड़ के ला रहे हो, मान लीजिए किसी में आपको 10 मिलते हैं, उन 10 के 10 को सम्मिलित रूप से आप पुमंग कहोगे। और अगर मैं एक उसमें से ले आया हूँ एक अकेला, तो उसे हम क्या कहेंगे? पुंकेसर कहेंगे। यानी यूँ कह सकते हैं पुमंग इनका प्लूरल वर्ड है, पुंकेसर इसका सिंगुलर वर्ड है। बहुत सीधे से शब्दों में हम ये कह सकते हैं पुंकेसर सिंगुलर है, स्टेमन जिसे हम कह रहे हैं पुंकेसर सिंगुलर है। ठीक है, एक वचन है इसका। पहली चीज़ पुंकेसर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब एक जो पुंकेसर होता है उसके दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं। जैसा आप यहाँ ये जो चित्र देख रहे हो, ये एक पुंकेसर की संरचना है। एक पुंकेसर के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं। एक तो उसके शीर्ष भाग पर कुछ ऐसी संरचना लगी हुई होती है और एक इसमें तंतुनुमा संरचना होती है। जो तंतुनुमा संरचना होती है उसे हम पुतंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतंतु या फिलामेंट या स्टॉक कहते हैं। इंग्लिश में इसे फिलामेंट या स्टॉक कहते हैं, पुतंतु। पहली बात, ये जो पुतंतु है ये क्या काम कर रहा है? बहुत आसान सा है। ये जो ऊपर आपको देख रहे हैं इसे कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। परागकोश कहते हैं, एंथर कहते हैं। परागकोश या एंथर कहते हैं। इस परागकोश को ये जो पुतंतु है ये पुष्प के जो पुष्पासन वाला भाग है वहाँ जोड़ने का काम करता है। ये पुतंतु ने क्या किया? परागकोश को यहाँ पुष्पासन से जोड़ने का कार्य किया है। और साथ ही इसमें से होकर जो है संवहन उत्तक पाए जाते हैं, जो यहाँ परागकोश तक विभिन्न पदार्थों का संवहन करने का काम करते हैं। जल, खनिज, लवण, खाद्य पदार्थों को यहाँ तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। रोड है ये एक तरह से। ठीक है, दूसरी बात, ये तो हुई पुतंतु की बात। अब बात करते हैं परागकोश, ठीक है, या एंथर। यहाँ जैसे आप परागकोश या एंथर को देख रहे हो, परागकोश जो होता है ज़्यादातर पादपों में इस तरह दो लोब्स का बना होता है, दो पालियों का बना होता है। किसका बना होता है? दो पालियों का बना होता है। तो परागकोश जो होता है, परागकोश, वो अधिकांश पुष्पीय पादपों में जो है वो द्विपालित होता है। कैसा होता है? द्विपालित होता है, दो पालियों का बना होता है। कैसा होता है? दो पालियों का बना होता है, द्विपालित होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? दो पालियों का बना होता है, ठीक है, द्विपालित होता है। अब अगर इन पालियों को और देखा जाए, अगर आप इसका सेक्शन काटे, जैसे ये है, मैंने इसे यहाँ से ऐसे काट दिया, काटने के बाद आपको कुछ ऐसा नजर आएगा।
जैसा आप ये देख रहे हो, ये जो बड़ा चित्र है इसका 3D रूप जो है वो वास्तव में इसी का है। इसका ऊपर वाला सेक्शन हमने काट दिया। तो एक पाली आप ये समझ सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो एक पाली है, और ये एक पाली ये है और दूसरी पाली ये है। इस पाली के अंदर भी दो और आप इस तरह ये संरचनाएं देख रहे हो। एक पाली के अंदर दो कोष्ठ और होते हैं, दो चैम्बर और होते हैं। तो ये जो पराग कोष की जो प्रत्येक पाली है, दो पालियां है, प्रत्येक पाली में भी दो प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, दो चैम्बर पाए जाते हैं, और प्रत्येक चैम्बर को जो है वो पोलन शेक कहते हैं, पराग कोष्ठ कहते हैं, पराग कोष्ठ कहते हैं, पोलन शेक कहते हैं। ठीक है। और चूंकि दो कोष्ठ पाए जाते हैं एक पराग कोष की पाली में, तो इस अवस्था को हम कहते हैं द्विकोष्ठीय अवस्था। क्या कहते हैं? द्विकोष्ठीय अवस्था कहते हैं। ठीक है, द्विकोष्ठ, क्योंकि दो कोष्ठ होते हैं, एक पाली के अंदर दो कोष्ठ होते हैं। एक पाली ये है और एक ये है, इसके अंदर दो कोष्ठ हैं, तो इसलिए ये जो कंडीशन कैसी हुई? द्विकोष्ठीय अवस्था हो गई। कैसी? द्विकोष्ठी। अब इससे आप हिसाब लगाइए, पराग कोष में दो पालियां और प्रत्येक पाली में दो प्रकोष्ठ, दो चैम्बर। तो इस हिसाब से एक पराग कोष में कुल कितने चैम्बर हो गए? एक पराग कोष में ये जो प्रकोष्ठ है, ये जो पोलन शेक जो है, जो पोलन चैम्बर या इन्हें कहते हैं, ये पोलन चैम्बर कितने हो गए? पोलन चैम्बर हो गए 4। कितने हो गए? पोलन चैम्बर 4 हो गए। और 4 जो अवस्था होती है इसे टेट्रास्पोरेंजिएट अवस्था कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट। इसे क्या कहते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट। अब आप पूछोगे सर आपने ये लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु पर्ण ये तो बताया ही नहीं। तो देखिए, ये जो पराग कोश, ये जो पूरा पुंकेसर है, ये जो एक अकेली पूरी संरचना है, इसे, इस पुंकेसर को ही लघु बीजाणु पर्ण कहा जाता है, माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं, लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। ये चीज आपको कैसे याद होगी? आप इसे ऐसे याद कर सकते हो। देखो, लघु बीजाणु हमेशा नर युग्मक होता है। अधिकांश पूरे जीव जगत में ऐसा देखा गया है कि नर युग्मक छोटा होता है, लघु होता है। तो जहां पर भी आपको लघु बीजाणु, लघु युग्मक आए तो वो नर युग्मक ही होगा। तो लघु बीजाणु, ठीक है, नर युग्मक बनाने वाली संरचना पुंकेसर ही है। तो पहली चीज ये। दूसरी बात, पर्ण शब्द इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि तना हम ये जानते हैं कि पुष्प जो होता है पादप का वो रूपांतरित तना होता है और उसमें जो भाग लग रहे हैं वो पर्ण होती है। तो ये भी एक तरह से पर्ण है। ये क्या है? पर्ण ही है। पुष्प तना है और तने पे लगने वाली संरचनाएं पर्ण होती है, तो ये एक रूपांतरित पर्ण ही है। तो इसे लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। पुंकेसर जो होता है वो ही लघु बीजाणु पर्ण होता है। इसे माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। लघु बीजाणु पर्ण या माइक्रोस्पोरोफिल किसे कह रहे हैं? पुंकेसर को ही कह रहे हैं। और ये जो 4 कोष्ठ है, ये जो पोलन शेक जो होते हैं या जो पोलन चैम्बर होते हैं, इन पोलन चैम्बर या पोलन शेक को ही लघु बीजाणु धानी कहते हैं। तो ये जो पोलन शेक है, पोलन चैम्बर है, इन्हें ही कहा जाता है लघु बीजाणु धानी। धानी का मतलब वो धान है, वो जगह है जिसमें लघु बीजाणु भरे हुए होंगे। वो संरचना है, जैसे यहाँ आप ये देख रहे हो, ये 4 लघु बीजाणु धानी दिख रही है और प्रत्येक में मैंने बहुत सारी संरचनाएं भरी हुई है। ये लघु बीजाणु ही है जो परागकण होता है। ठीक है, तो लघु बीजाणुओं को इकट्ठा करने वाली स्ट्रक्चर लघु बीजाणु धानी है। आप यहाँ बनने वाली संरचना तो वो यही होती है। ठीक है, तो लघु बीजाणु पर्ण किसे कह रहे हैं? पुंकेसर को कह रहे हैं। और लघु बीजाणु धानी किसे कह रहे हैं? पराग कोष्ठ, पोलन शेक या पोलन चैम्बर को कह रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक आपको क्या समझ में आया कि एक पुष्प का नर भाग है उसे पुमंग कहते हैं, उसका अकेला इकाई भाग को पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, पुतंतु और परागकोश। पुतंतु परागकोश को जोड़ने का काम करता है पुष्पासन से और मार्ग भी प्रोवाइड कर रहा है विभिन्न
पदार्थों के आवागमन के लिए। पराग कोश जो होता है वो सबसे ऊपर इस पुतंतु के ऊपर लगी हुई संरचना है जो 2 पालियों का बना होता है, बाइलोब्ड होता है, 2 पालियों का बना है, बाइलोब्ड होता है। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ और होते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो 1 पाली 2 पाली, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ हो रहे होते हैं, 2 प्रकोष्ठ 2 चैम्बर होते हैं। इसलिए और ये जो 2 कोष्ठ हैं इन्हें पोलन सैक कहते हैं। तो टोटल जो पोलन सैक या पराग कोष्ठ जो है वो 4 हो गए एक पूरे पराग कोश में। और ऐसी अवस्था को हम टेट्रा स्पोरेंजिएट कहते हैं। बड़ा सिंपल सा है, टेट्रा मतलब 4, स्पोरेंजिया ये जो लघु बीजाणुधानी है, स्पोरेंजियम इसे कहते हैं इंग्लिश में, स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम कितने हैं? 4 है, तो टेट्रा स्पोरेंजिएट अवस्था हो गई। बड़ी सिंपल सी। एक चीज़ और, यहाँ ये जो पराग कोश होते हैं, ये जो यहाँ आप इस तरह की संरचना देख रहे हैं, ये इसमें बीच में आप 2 चैम्बरों के बीच में भी एक संरचना होती है जो दोनों चैम्बरों को जोड़ने का काम करती है। उस संरचना को योजी कहते हैं। उस संरचना को योजी या कनेक्टिव कहते हैं। नाम से ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। योजी जोड़ने वाली, योजी कनेक्टिव, कनेक्ट करने वाली, योजी जोड़ने वाली। दोनों जो ये जो पराग कोश हैं, जो 2 पालियां हैं, प्रत्येक पाली को जोड़ने का काम करती है। कौन? योजी। ठीक है, यानी कि ये श्योर है यहाँ पर भी ये योजी यहाँ उपस्थित होगी जो इसकी दोनों पालियों को जोड़े हुए रखती है। ठीक है, प्रत्येक पाली में 2 चैम्बर और हैं। ऐसे टोटल जो चैम्बर हो गए वो 4 हो गए। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसकी और गहराई में हम चलते हैं। अब लघु बीजाणुधानी जो है उसकी स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे। किसकी? लघु बीजाणुधानी या जो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये जो एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये 2, ये 3 और 4, सभी को अगर हम यहाँ ये जो इतना हिस्सा है, अगर इस इतने हिस्से को हम जूम करके देखें, इसको बड़ा करके देखें, तो इसका जो पार्ट है, इसके 2 प्रमुख पार्ट निकलेंगे। एक बाहरी पार्ट जो इसकी दीवारें हैं, वॉल है, और एक अंदर विशेष तरह का जनन ऊतक है, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज है। ठीक है, बहुत सारी इसमें विशेष तरह की सेल होती है। जर्मिनेटिव सेल्स उन्हें मैं कह देता हूँ, जर्मिनेटिव सेल्स उसमें मौजूद है। कैसी सेल? जर्मिनेटिव सेल्स है जो निषेचन करने वाली है, निषेचन नहीं सॉरी, जो अर्धसूत्री विभाजन करके बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स बनाने वाली है, लघु बीजाणु बनाने। जर्मिनेटिव है, वो जनन करने वाली है, अर्धसूत्री विभाजन करने वाली है, युग्मक बनाने वाली है। कुल मिला के बात ये। ठीक है, इसके 2 पार्ट है जो आपको दिख रहे हैं। ये वाला जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो पार्ट है, ये इसकी वॉल है, दीवारें हैं। और अंदर वाला जो ये इतना हिस्सा जो पूरा है, इसमें बहुत सारी जर्मिनेटिव सेल्स होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है जो अर्धसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणुओं का निर्माण का कार्य करती है। जो दीवारें होती है इसकी, वो दीवारों में 4 परतें मौजूद होती हैं। इसकी जो वॉल है, इस वॉल में 4 परतें होती है। और सबसे बाहर इनको आप ऐसे याद कर सकते हो, एपी, और उसके बाद में होती है एंडो, एपी एंडो, फिर आती है मिडिल, एपी एंडो मिडिल टेप, एपी एंडो मिडिल टेप, एपी एंडो मिडिल टेप, ऐसे याद कर लेना। एपी से है एपीडर्मिस, सबसे बाहरी परत होती है एपिडर्मिस, फिर होती है एंडोथीसियम, तीसरी होती है मिडिल लेयर, और चौथी होती है टैपिटम। अब इन चारों को हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं ये सब मिटाने वाला हूँ, आप ये जो है इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम वॉल की जो चारों जो परतें हैं उसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, और साथ ही उसमें जो जर्मिनेटिव सेल्स हैं जो विभाजन करके और माइक्रोस्पोर्स बनाने वाली है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम जो है ये जो एक लघु बीजाणुधानी है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इतने पार्ट को हम जूम करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये जो पार्ट है ये बना होता है 4 परतों का। कितनी परतें इसमें मौजूद होती है? जैसा अभी हमने समझा, इसमें 4 परतें होती है, 1, 2, 3 और 4।
दीवार जो बनाती है उसमें 4 परतें होती है और अंदर जो है कुछ जर्मिनेटिव सेल्स होती है, विभाजन करने वाली बहुत सारी, इनको स्पोर मदर सेल्स कहते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है बहुत सारी, जो विभाजन करके, अर्धसूत्री विभाजन करके माइक्रोस्पोर्स बनाती रहती है, लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। यहाँ सबसे मेन चीज़ है ये 4 परतें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बाहर जो परत थी उसका हमने क्या नाम लिखा? सबसे बाहर थी एपिडर्मिस। क्या था? एपिडर्मिस। सबसे बाहर कौन सी परत थी? एपिडर्मिस। एपी जहां पर भी होता है वैसे भी बाहरी होता है, आउटर मोस्ट। एपिडर्मा यानी क्या होता है? त्वचा, स्किन। तो सबसे बाहरी है तो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ये जो बाहरी परत है ये एकल परत होती है, एक कोशिकाओं की परत है। सिंगल कोशिकाओं की ऐसे परतें होंगी, एक एक कोशिकाओं की, यानी कि ऐसे बस। लेकिन परत होती बड़ी मोटी है, एक कोशिकाओं की ये मोटी परत होती है। इसका कार्य सिर्फ सुरक्षा प्रदान करना है। सबसे बाद इसके बाद जो दूसरी परत यहाँ जो देख रहे हैं उसका हमने क्या नाम बताया? दूसरी जो परत होती है वो होती है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम ये दूसरे नंबर की परत है। ये भी जो है वो एक कोशिकीय परत है, यानी कि एक कोशिकाओं की एक परत होती है। ये परत भी मोटी परत होती है, मोटी परत होती है। इसकी कोशिकाएं बड़ी विशेष होती है। इसकी जो यहाँ जो कोशिकाएं होती है, इसमें जो ये कोशिकाएं इस तरह जो मौजूद होती है, उन कोशिकाओं की बड़ी, जैसे ये कोशिका, ये इसका बाहरी आउटर पार्ट है, ये इनर पार्ट है। अगर मैं ये कोशिका यहाँ बनाऊँ तो ये कोशिका जो है, इसका जो ये आउट पार्ट है, ये जो बाहरी भित्ति है, बाहर वाली जो भित्ति है, ये भित्ति तो पतली होती है। इस कोशिका की जो बाहर की ओर जो ध्यान दे रही है, उस वाला पार्ट कोशिका भित्ति का वो पतला होता है। इसकी जो सेल वॉल है ये पतली होती है और बाकी जो इसके शेष पार्ट है, यानी कि आंतरिक वाला और जो पार्श्व वाला है, जो साइड वाले जो पार्ट हैं इस सेल वॉल के, वो मोटे होते हैं। ये भित्ति मोटी होती है। इसकी भित्ति का ये जो मोटाई वाला है, थोड़ा विशेष ध्यान रखना। बाहरी जो सेल वॉल है वो पतली होती है, बाकी इसकी साइड वाली जो है और आंतरिक वाली जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, वो मोटी होती है। ये मोटी किसकी वजह से हो रही है? ये अल्फा सेलुलोज की उपस्थिति की वजह से। अल्फा सेलुलोज की उपस्थिति के कारण ये मोटी होती है। साथ ही इसके जो साइड्स है वहाँ कैलोज बैंड भी पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाते हैं कैलोज बैंड। इस वजह से जो है ये इसके साइड और आंतरिक परत जो है, साइड में कैलोज बैंड होते हैं और अधिकांश पार्ट में इसके पिछले और साइड में अल्फा सेलुलोज के तंतु इसमें पाए जाते हैं और उस वजह से ये मोटी होती है और बाहर वाला पार्ट इसका पतला होता है। ठीक है, इस वजह से ये जो भित्ति है, ये वाली जो परत है, ये परत इस पराग कोश के प्रस्फुटन या स्फुटन में सहायता करेगी। स्फुटन में सहायक, किसमें सहायता करती है? स्फुटन में सहायक। ये जो अल्फा सेलुलोज और ये कैलोज के बैंड है, ये कुछ भागों में, कुछ कोशिकाओं के बीच वाले भाग में नहीं होते हैं और उन मान लीजिए यहाँ नहीं है तो इस वाले भाग को स्टोमियम कहते हैं और इस स्टोमियम वाले पार्ट से ही ये कोशिकाएं जो है वो फटती है, दूर होती है और इस वजह से ही जो है परागकोश फूटता है, अलग होता है। मान लीजिए परागकोश है, इस तरह अलग होगा और परागकोश के अंदर जो परागकण भरे हुए होंगे वो बाहर की ओर रिलीज हो जाते हैं। तो ये भित्ति बहुत काम की है। कौन सी वाली? एंडोथीसियम वॉल जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इसमें अल्फा सेलुलोज उपस्थित होता है इसकी सेल्स में, जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उतना, और इस वजह से ये हेल्प कर रही है किसमें? स्फुटन में सहायता करती है। किसके? पराग कोश के स्फुटन, प्रस्फुटन में ये सहायता करती है। चलिए, इसके बाद जो तीसरी परत आप ये जो देख रहे हैं,
ये जो तीसरी परत है इसका क्या नाम बताया था? इसका नाम था मिडिल लेयर। शॉर्ट में लिख देता हूँ मिडिल लेयर। मिडिल लेयर मध्य स्तर, मिडिल लेयर। इसमें 1 से लेकर 3 कोशिकाओं की परतें होती है और ये जो कोशिकाएं होती है ये मृदुतकी कोशिकाएं होती है। कैसी कोशिकाएं हैं? मृदुतकी कोशिकाएं हैं। पैरेन्काइमेटस सेल्स ये होती है, मृदुतकी कोशिकाएं हैं। 1 से 3 परतें इसमें पाई जा सकती है। ये अल्पजीवी होती है। ये वाली परत जो होती है इसमें जो कोशिकाएं होती है वो अल्पजीवी होती है। कम समय तक ही ये कोशिकाएं जीवित रहती है। इनमें बहुत सारा पोषक पदार्थ भरा होता है। पोषक पदार्थ भरा होता है। ये पोषक पदार्थ को, इस पोषक पदार्थ को अगली परत अवशोषित करके और ये जो स्पोर मदर सेल्स जो विभाजन कर रही है उन्हें पोषण प्रोवाइड करने का काम करती है। बहुत कम समय तक ये जीवित रहती है। ये तीसरी है। और अब है चौथी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, और उसका नाम हमने क्या पढ़ा था? चौथी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण परत, नाम क्या था उसका? टैप्टम या टैपिटम। टैप्टम या टैपिटम, कुछ इसे टैपिटम बोलते हैं, कुछ टैप्टम बोलते हैं। तो ये टैपिटम परत है। कौन से नंबर की? चौथी। सबसे पहली बात, ये सबसे भीतरी है परत, सबसे भीतर वाली परत है, इनर मोस्ट परत है। ये बहुत बार एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आया है कि परागकोश या बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत कौन सी होती है? सबसे भीतरी वॉल कौन सी है? नाम क्या है? टैप्टम होती है, इनर मोस्ट है। दूसरी खास बात, इसका जो जीव द्रव्य होता है वो गाढ़ा होता है। इसका जीव द्रव्य जो होता है वो गाढ़ा होता है। इन्हीं पोषक पदार्थों की उपस्थिति के कारण ये जो मिडिल लेयर के पोषक पदार्थों को अवशोषित कर करके इसका जीव द्रव्य कैसा हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है। इसकी जो कोशिकाएं होती है वो कोशिकाओं में बहु केंद्रकी अवस्था होती है। परिपक्व कोशिकाएं जो है वो बहु केंद्रकी होती है, यानी कि इनमें केंद्रक 1 से ज़्यादा होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं, 2, 3, 4 ऐसे हो सकते हैं। बहु केंद्रकी ये कोशिकाएं होती है और कोशिकाएं भी पॉलीपिलॉइड प्रकार की होती है। इनकी कोशिकाओं में पॉलीपिलॉइडी पाई जाती है। पॉलीपिलॉइडी यानी कि इसमें जब केंद्रक ज़्यादा हो गए तो 2n से ज़्यादा अवस्था होगी, इसमें 2n से ज़्यादा वाली स्थिति होगी, यानी कि ये 3n हो सकती है, 4n, इस तरीके से पॉलीपिलॉइड होंगी। ये कैसी होंगी? पॉलीपिलॉइड होंगी। जीव द्रव्य गाढ़ा होगा, बहु केंद्र की ये कोशिकाएं होंगे। सबसे भीतर वाली परत ये है। टैपिटम जो है इसका पहला कार्य पोषण प्रदान करना ही है। क्या काम करना है? पोषण, क्योंकि सबसे भीतर वाली परत है और इसके पास ही सारी की सारी स्पोर मदर सेल्स है, माइक्रो स्पोर मदर सेल है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं जो लगातार अर्धसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणु बनाने वाली है। जब उनको लगातार विभाजन करना है तो श्योर है पोषण की जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। वो ऊर्जा कौन प्रोवाइड करेगा? टैपिटम प्रोवाइड करता है। कौन करता है? टैपिटम प्रोवाइड करता है। इसके अलावा टैपिटम जो है उसके बारे में थोड़ी बातें और आपको जानना है। टैपिटम जो होती है वो 2 तरह की होती है। टैपिटम जो होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है अमीबॉइड, एक होती है अमीबॉइड प्रकार की, अमीबीय प्रकार की, और एक होती है ग्लैंडुलर, ग्रंथिल प्रकार की, ग्रंथि वाली। एक होती है ग्रंथिल होती है और एक अमीबॉइड, अमीबीय प्रकार की। अमीबीय और ग्रंथिल, अमीबॉइड और ग्रंथिल। ये जो अमीबॉइड है वो तो इसी तरह पोषक पदार्थों से भरी हुई होती है और पोषण प्रदान करने का काम करती है। यहाँ जो ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं उन्हें, ये जो ग्लैंडुलर प्रकार की जो टैपिटम की जो सेल्स है ग्रंथिल प्रकार की होती है। ये ग्रंथिल प्रकार की टैपिटम की कोशिकाएं 2 विशेष तरह के पदार्थों का स्रावण करती है। बहुत 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 महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लेना। टैपिटम की ग्लैंडुलर प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, ग्रंथिल प्रकार की या सिक्रेटरी श्रावी प्रकार की जो कोशिकाएं, इन्हें सिक्रेटरी या श्रावी प्रकार की भी कहते हैं। ये एक तो स्पोरोपोलेनिन का सिक्रेशन करती है, स्पोरोपोलेनिन। ये स्पोरोपोलेनिन जो है
वो पराग कण के बाहरी जो परत होती है जिसे हम एक्साइन कहते हैं उसका निर्माण करता है। बाहरी पराग कण की जो बाहरी परत है एक्साइन, वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। इसे हमने अलग से एक वीडियो में बना रखा है, ये सब हमने समझा है पराग कण की संरचना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। पराग कण की संरचना आप समझो उसमें, वहाँ आपको स्पोरोपोलिन को और डिटेल से हमने समझाया है, वो भी आप समझ लोगे। तो एक्साइन का सबसे जो बनी होती है, सबसे बाहरी परत जो पराग कण की होती है वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। इसका सिक्रेशन ग्लैंडुलर सेल्स करती है, किसकी? टैपिटम की। दूसरा जो ये ग्लैंडुलर सेल्स सिक्रेट करती है वो दूसरा भाग सिक्रेट करती है, और वो दूसरा पार्ट है, दूसरा जो पदार्थ है उसे कहते हैं पोलन किट। क्या कहते हैं? पोलन किट कहते हैं। पोलन किट, पोलन किट। पोलन किट का सिक्रेशन भी ग्लैंडुलर सेल्स करती है टैपिटम की। अब आप ये पूछोगे ये पोलन किट क्या होता है? तो जो पराग कण होता है, पराग कण के बाहर एक्साइन होती है, फिर इंटाइन और अंदर, इस तरह की संरचना हमने पढ़ी थी। इस पराग कण के बाहर भी एक वसीय स्तर पाया जाता है, एक वसा का एक तेलीय स्तर पाया जाता है। इस तरह चिपचिपा तेलीय स्तर पाया जाता है। ये जो तेलीय या वसा का जो ये स्तर है, वसा स्तर, इसी को पोलन किट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन किट कहते हैं। पोलन किट कहते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको एक प्रश्न छोड़ने वाला हूँ, प्रश्न पूछने वाला हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। पोलन किट से संबंधित एक और शब्द आता है, पोलन बास्केट क्या होता है? आपको बताना है पोलन बास्केट क्या होता है। पोलन किट यहाँ हम पढ़ रहे हैं तो आपको बताना है पोलन बास्केट क्या होता है। पोलन बास्केट आपको बताना है। तो ये पोलन किट, पोलन जो होते हैं, पोलन ग्रेन जो होते हैं, पराग कण जो होते हैं, उन पराग कणों के बाहर वसा का स्तर होता है। ये वसा का स्तर इस पराग कण को चिपचिपा बनाता है। कैसा बनाता है? चिपचिपा बनाता है, स्टिकी बनाता है। ताकि चिपचिपा होने से फायदा क्या होगा? कीट परागण आसानी से होगा। कौन से परागण में सहायता करेगी? कीट परागण। जब कीट पुष्प पर बैठेगा तो ये चिपचिपा वाला भाग कीट पर आसानी से चिपक जाएगा और कीट उस परागकण को दूसरे पुष्प पर ले जाएगा, हो जाएगा कीट परागण। चिपचिपा होने का एक ये फायदा है। एक और फायदा है इस पोलन किट का, वसा के स्तर का, और उसे आप ये लिख ले, नोट कर ले। दूसरा फायदा है ये यूवी रेज से, यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा करता है पराग कणों की। ठीक है, तो ये जो पोलन किट है, पोलन किट जो है वो पोलन पर पाए जाने वाला वसा का स्तर, चिपचिपा स्तर है जो कीट परागण और यूवी रेज से सुरक्षा करता है। ये दो बात आपको और याद रखनी है। स्पोरोपोलिन भी सबसे बाहरी परत पोलन की जो है वो होती है, वो एक्साइन जो होती है वो इसी की बनी होती है। सबसे मजबूत पदार्थ है, अपघटनशील पदार्थ है, जो हमने पिछले वीडियो में और डिटेल से पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हमने कम्प्लीटली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझा है। पोलन किट, पोलन ग्रेन जो है, पराग कण की संरचना हमने पिछले वीडियो में समझ ली थी, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आपको समझ लेना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने कवर कर लिया है पुंकेसर क्या है, पुमंग क्या है, लघु बीजाणुधानी क्या है, लघु बीजाणु पर्ण क्या है, और इस लघु बीजाणुधानी की जो विभिन्न परतें हैं कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जुड़े रहें biology.com के साथ, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। यदि ये वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियोज़ कैसे लगते हैं। अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें। धन्यवाद।